हेलो वेलकम नमस्कार। मैं हूं रवि कुमार। हम लोगों ने पिछले वीडियो में काफ़ी सारा फार्मूला देख लिए थे। आइए आज हम लोग देखते हैं उसके बाकी सारे जो फार्मूला बचा है उसको। ये फार्मूला जितने भी है वो सारे के सारे इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि आप इनसे आपको अगर आप बिगिनर है, अगर आप अभी अभी ट्वेल्थ में गए हैं या फिर अगर आप एग्ज़ाम के समय में हो, तो ये आपको बहुत हेल्प करेगा कि आपको पूरा बुक का ओवरव्यू देगा कि किस तरीके से आपको बुक में क्या क्या फोकस करना है, क्या क्या पढ़ना है। वही जब आप एग्ज़ाम के समय रहोगे तो आपको क्या करेगा, ये पूरा आपको रिवाइज करेगा। इतने सारे फार्मूला है, ये फार्मूला पढ़ना है, ऐसे करके पूरा रिवाइज होगा। क्योंकि इनसे क्या होता है कि हमको इनसे कंपेयर करते बनता है कि ये फार्मूला में ये है, वो ऐसे ऐसे है करके। क्योंकि एग्ज़ाम में हमको इसको ज़्यादा देर तक, मतलब एग्ज़ाम में हमको फट से याद आना चाहिए, अदरवाइज़ फिर हम अटके रह जाते हैं। तो आइए जानते हैं दोस्तों कि ट्वेल्थ की फार्मूलाज है उसको वन बाय वन देखते हैं। तो यहाँ पे है, हम लोगों ने इन फार्मूलाज को देख लिए थे क्या क्या इसमें हम हमने जो है ये फार्मूला यहाँ तक कवर कर चुके थे। ठीक, समांतर श्रेणी का संयोजन ये वगैरह, किरचॉफ का नियम भी से कर लिए थे, द्वितीय नियम भी से देख लिए थे। अब हम लोग देखते हैं ये थर्ड व्हीट स्टोन सेतु भी हो चुका था। आगे बढ़ते हैं, इससे आगे हम जाते हैं तो हमको देखने को मिलता है मीटर सेतु। ठीक, जिस तरीके से व्हीट स्टोन सेतु होता है उसी तरीके से मीटर सेतु भी होता है। ठीक, तो जिसमें हम लोग क्या करते हैं, व्हीट स्टोन सेतु में भी हम लोग किसी अज्ञात तार का प्रतिरोध मालूम करते हैं। उसी तरीके से मीटर सेतु में भी, मीटर ब्रिज में भी हम क्या करते हैं, किसी रजिस्टेंस को पता करते हैं। तो यहाँ एस जो है वो क्या है, किसी भी कंडक्टर का एक रजिस्टेंस है तो मालूम करना है। ठीक, ये जो रहेगा लेंथ है कि कितने लेंथ पर मिल रहा है, क्योंकि इसको ये अभी तो समझ में नहीं आएगा, अगर पढ़ चुके रहोगे तो आ रहा होगा। ठीक है, आप देख पर रियलाइज़ कर पा रहे होगे। ठीक है, जहाँ पे एल जो है वो लेंथ को बताता है, आर बताता है किसी ज्ञात प्रतिरोध को बताता है। ठीक है, यहाँ पे आप डायग्राम देखोगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। तो हम इसको याद रखते हैं, एस बराबर होता है 100 माइनस एल डिवाइडेड बाय एल इंटू आर। ये होता है मीटर सेतु में फार्मूला। ठीक है, उसके बाद है विद्युत ऊर्जा। विद्युत ऊर्जा में क्या फार्मूला है, तो H इज इक्वल टू होता है वी आई ई बराबर आई स्क्वायर आर टी। तीन फार्मूला है इसमें, है ना, तीन फार्मूला है विद्युत ऊर्जा पता करने का। ये भी आपके एग्जाम पे आता है तो आपको ये पता होना चाहिए। इसी को हम लोग इस फॉर्म में भी लिखते हैं, हीट बराबर वी आई टी अपॉन 4.8 इज इक्वल आई स्क्वायर आर टी डिवाइडेड बाय 4.8 इक्वल टी स्क्वायर अपॉन आर इंटू अपॉन में पूरे के अपॉन में 4.8 कैलोरी। ठीक है, ये कैलोरी के फॉर्म में भी इसको लिखा जाता है। ठीक, अगर आपको हीट का फार्मूला पता है तो यहाँ बटे में आप कैलोरी में, अगर ये तो जूल में है ना, अगर आप कैलोरी में लगाना चाहते हो तो अपॉन में क्या हो जाता है, सबके अपॉन में 4.8 लगा देते हैं। 4.8 तो ये कन्वर्ट हो जाता है कैलोरी में। दोनों फार्मूला सही है, ये दोनों फार्मूला ठीक है। एक को हम जूल में बता रहे हैं तो और फार्मूला को हम कैलोरी में बता रहे हैं। ठीक, ये होता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, विद्युत शक्ति या सामर्थ्य शक्ति पावर। ठीक है, इलेक्ट्रिक पावर का फार्मूला ये होता है, अगर आपको इलेक्ट्रिक एनर्जी का पता है तो ये भी क्या होता है, इलेक्ट्रिक पावर बराबर क्या होता है, पावर बराबर होता है कार्य करने की क्षमता बटे में समय। तो यहाँ पे ये हीट है, कार्य ही क्या होता है, हीट में रहता है हीट अपॉन टाइम। ठीक, यहाँ पे क्या लग जा रहा है, जितने भी फार्मूलाज है आप लगाओगे ई आई टी डिवाइडेड बाय में क्या आएगा, टी, है ना, ये क्या है पावर, यहाँ पे टी कैंसिल हो गया, इसी कारण क्या आया वी आई। तो ये पहला आया है। उसके बाद सेकेंड भी इसी तरीके से आएगा, टी कट जाएगा, है ना, उसके बाद यहाँ से भी टी कट जाएगा तो ये आएगा। यानी कि ये दोनों फार्मूला रिलेट है। एक आपके पास विद्युत ऊर्जा है तो ये आपके पास क्या है, विद्युत शक्ति, इलेक्ट्रिक पावर। और पावर को मेजर किया जाता है जूल प्रति सेकेंड या इसी को बोलते हैं वॉट, जूल प्रति सेकेंड या इसी को बोला जाता है वॉट। तो आप फार्मूला आपको यूनिट भी याद रखते चलना है। उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट फार्मूला में, विद्युत वाहक बल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। विद्युत वाहक बल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है, ठीक, ये जो रहता है जिस तरीके से पोटेंशियल होता है उसी तरीके से सेल, जब किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में सेल को जोड़ा जाता है वहाँ पे इलेक्ट्रॉन को परिपथ में चलाने का काम करता है सेल।
है ना। तो सेल जो फोर्स लगाता है, फोर्स को हम बोलते हैं क्या, विद्युत वाहक बल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इसे EVF भी कहते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऐसे भी बोला जाता है। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ही इलेक्ट्रॉन को पूरे परिपथ में चलाने में लगाया गया पावर फोर्स होता है, ठीक है। तभी वो इलेक्ट्रॉन, ये सेल द्वारा काम करेगा, सेल द्वारा। और हम अगर इलेक्ट्रिक परिपथ जोड़ते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, विभव होता है, ठीक है, पोटेंशियल होता है, ठीक। तो इलेक्ट्रिक सर्किट जोड़ते हैं तो इलेक्ट्रॉन को परिपथ में चलाता है जो फोर्स, उसे क्या बोलते हैं, विभव बोलते हैं। उसी प्रकार से जब सेल जोड़ देंगे इलेक्ट्रिक सर्किट में हम सेल जोड़ देते हैं, सेल जब जोड़ेंगे वहाँ पे हो जाता है, इलेक्ट्रॉन को चलाने के लिए जो फोर्स लगाता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, विद्युत वाहक बल, ठीक। विद्युत वाहक बल का होता है क्या, E बराबर W अपॉन Q। दोनों विभव और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स दोनों का फार्मूला सेम है, दोनों का बराबर क्या होता है, विभवांतर बराबर W अपॉन Q। यहाँ पे होता है E बराबर W अपॉन Q, E मतलब वही इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, सेल का आंतरिक प्रतिरोध। अब सेल का आंतरिक प्रतिरोध का फार्मूला होता है स्मॉल r इज इक्वल कैपिटल R E माइनस V बटे में V। E जो है यही इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है और V जो है आपके पास क्या है, पोटेंशियल है, ठीक। वहाँ पे पोटेंशियल भी काम करेगा। और आपके पास R जो रेजिस्टेंस है, वायर जो रहेगा, जो भी कंडक्टर है उसका रेजिस्टेंस है कैपिटल R। अब R यहाँ पे स्मॉल r जो दिख रहा है वो क्या होगा, जैसे हम लोग इलेक्ट्रिक सर्किट में सेल जोड़ते हैं, कोई बैटरी जोड़ा जाता है, ठीक। मान लो जाए यहाँ पे कुछ भी, जैसे कि बल्ब वगैरह जले, ऐसे बल्ब वगैरह है, तो इसमें हम क्या करते हैं, वगैरह भी लगा देते हैं, ठीक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो सेल है, ठीक है, यहाँ पे कंडक्टर वायर भी क्या करता है, कंडक्टर भी करंट के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करता है ना। इस प्रकार से यहाँ पे जो सेल है, अब सेल में क्या होता है भाई, सेल में वैद्युत अपघट्ट रहता है, इलेक्ट्रोलिसिस होता है। तो इलेक्ट्रोलिसिस क्या करता है, करंट के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करता है, ठीक। इलेक्ट्रोलिसिस जो पदार्थ होते हैं वो भी क्या करता है, वो भी करंट के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करता है। इसी को बोला जाता है आंतरिक प्रतिरोध, सेल का आंतरिक प्रतिरोध। जिस तरीके से कंडक्टर में रेजिस्टेंस होता है, उसी तरीके से इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल का भी रेजिस्टेंस होता है। सेल भी क्या करता है, सेल भी करंट के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करता है, उसको बोलते हैं सेल का आंतरिक प्रतिरोध। तो याद रखिएगा, मैं थोड़ा थोड़ा आप लोगों को एक रेफरेंस देते भी चल रहा हूँ कि चीज़ें क्या है, और शॉर्ट में आप उसको जान पा रहे हो, ठीक, जान पा रहे हो, समझ पा रहे हो। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, सेल का संयोजन। अब हम लोग क्या करते हैं, सेल को संयोजित करेंगे, तो सेल का भी संयोजन 3 प्रकार से होता है। एक होता है हमारे पास श्रेणी क्रम संयोजन, ठीक है, सीरीज कम्बिनेशन, एक होता है पैरेलल कम्बिनेशन, एक होता है मिक्स कम्बिनेशन। कभी मतलब दोनों में करा जाएगा, पैरेलल और सेल को पैरेलल कंबाइन कर दिया जाएगा, कुछ सेल को सीरीज में कंबाइन कर देंगे, उसको तो मिक्स्ड भी होता है। तो यहाँ पे देखो, जब सेल को श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाएगा, ठीक है, तो उसके लिए फार्मूला होता है, करेंट का फार्मूला हो गया I बराबर NE डिवाइडेड बाय R प्लस NR। क्या हो गया, I बराबर N कैपिटल E डिवाइडेड बाय R प्लस N स्मॉल r। तो ये क्या होता है, जब हमको सीरीज में जब सेल को जोड़ेंगे तो वहाँ पे इतना करंट हमको प्राप्त होता है, याद रखिएगा। उसके बाद देखते हैं समांतर क्रम संयोजन, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, I इज इक्वल NE डिवाइडेड बाय NR प्लस R। तो ये आप दोनों फार्मूला एक साथ देख पा रहे हो, कंपेयर कर सकते हो कि दोनों में क्या क्या है। तो इससे क्या होता है, एग्जाम में भी कन्फ्यूजन हमको नहीं होगा, ठीक, ये आ रहा है वो आ रहा है कैसे, ठीक। तो आप क्या कर सकते हो, एक आकलन लगा सकते हो, I बराबर NE, तो ऊपर में भी NE है, यहाँ पे R कैपिटल R प्लस NR, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे स्मॉल r पे n इंटू है और यहाँ पे कैपिटल R पे n इंटू का थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं भाई, आगे बढ़ते हैं विभव मापी का सिद्धांत। ये क्या होता है, विभव मापी का सिद्धांत, ठीक। तो
विभवमापी का सिद्धांत आपको पढ़ना है तो ये पूछ देता है एग्जाम वगैरह में, विभवमापी का सिद्धांत लिखिए। तो वहाँ पे आपको स्टेटमेंट याद रखना है, और स्टेटमेंट अगर याद नहीं है, फार्मूला याद है तो उससे भी, फार्मूला अगर याद है तो उससे भी आप स्टेटमेंट बना सकते हो। तो ये तो रो बराबर क्या होता है, अपॉन एल, ठीक। विभव प्रवणता याद करो, आप लोगों ने पिछले हम फार्मूला में और देखे थे, ठीक, पिछले फार्मूला में देखे थे ऐसे माइनस डी वी अपॉन डी टी, सॉरी डी एल था, तो ये वही है ना। यहाँ पे क्या लिख दिया गया है, अपॉन एल, ये वही वाला है। ये इसको हम लोगों ने पढ़े थे विभव और इलेक्ट्रिक फील्ड में रिलेशन। अब यहाँ पे आ रहा है रो इज इक्वल टू वी अपॉन एल, और यहीं पे हमको दूसरा एक और याद रखना है। अगर बाय द वे आपको स्टेटमेंट नहीं याद आ रहा है और बोला गया है कि विभवमापी का सिद्धांत लिखिए, ठीक, विभवमापी का सिद्धांत लिखिए, तो आपने क्या कर लेना, इसको याद रख सकते हो, थोड़ा लिख लोगे यहाँ पे, रो बराबर वी अपॉन एल, और दूसरा होता है ये पहला, ये दूसरा, दो सिद्धांत पे कार्य करता है पोटेंशियोमीटर जो है विभवमापी, ठीक है, थ्योरी ऑफ पोटेंशियोमीटर, ये वी पी एल, सॉरी रो एल सिद्धांत पे। नेक्स्ट फार्मूला है वहाँ पर बस, विभवमापी की सहायता से दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करना, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, दो सेल का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की तुलना करेंगे कि दो सेल आपके पास जुड़ा हुआ है, किसमें इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ज़्यादा है कम है, ऐसे इस तरीके से कंपेयर किया जाता है, किसके माध्यम से, विभवमापी जो यंत्र होता है उसके माध्यम से। विभवमापी का आप लोग उसका डायग्राम वगैरह देखोगे तो और बेटर तरीके समझ में आएगा, ठीक। नेक्स्ट बढ़ते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, विभवमापी का दो यूज पढ़ते हैं, एक पढ़ते हैं हम लोग विभवमापी की सहायता से दो सेलों के विद्युत बलों की तुलना, ठीक। आगे और पढ़ेंगे हम लोग प्रतिरोध को मालूम करना, दो सेलों का प्रतिरोध कितना है, विभवमापी का यही काम होता है, ठीक है। विभवमापी क्या करता है, दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना, दो सेलों के प्रतिरोधों की तुलना, ठीक है, दो सेलों के विभव की तुलना, इस तरीके से यही काम होता है किसका, विभवमापी का। आगे देखते हैं, तो ये पहला है उनमें से, विभवमापी के सिद्धांत का पहला उपयोग है विभवमापी का, जो ये भी एग्जाम में पूछता है, आता है, ठीक है। विभवमापी के सिद्धांत को समझाते हुए दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना कीजिए, तो और उसके लिए आपको फार्मूला डिराइव करना होगा। यहाँ पे हो जाएगा E1 डिवाइडेड बाय E2 इज इक्वल L1 अपॉन L, ये तुलना होता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, इसी प्रकार से आगे हम देखेंगे दूसरा इसका अनुप्रयोग विभवमापी का। दूसरा है हमारे पास, विभवमापी की सहायता से किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना, ठीक है। कोई सेल रहेगा, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस हमको पता करना रहेगा, तो ये उसके लिए फार्मूला है, R इज इक्वल कैपिटल R L1 अपॉन L2 माइनस 1। ये होता है क्या, विभवमापी की सहायता से आंतरिक सेलों के प्रतिरोध की गणना करना, ठीक। तो क्या होता है, R इज इक्वल टू R इंटू L1 अपॉन L2 माइनस 1। नेक्स्ट फार्मूला बायो-सेवर्ट का नियम, यहाँ तक आपका एक चैप्टर खत्म हो जाता है, फिर दूसरे चैप्टर के लिए चालू हो रहा है। नेक्स्ट ये है बायो-सेवर्ट का नियम। बायो-सेवर्ट का नियम वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरम है, ठीक, या फिर दावा बोल सकते हो। बायो-सेवर्ट दो वैज्ञानिक थे, उन्होंने वक्त से संबंधित, है ना, मैग्नेट से संबंधित क्या दिया था, वही थ्योरम दिए थे। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे वही क्या है, बायो-सेवर्ट का नियम। आप जब चुंबकीय क्षेत्र चैप्टर पढ़ना चालू करोगे तो उसमें ऑस्टेट नामक वैज्ञानिक थे, उसने क्या किया था कि किसी विद्युत परिपथ रहता है, उस विद्युत परिपथ में जब विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है, फिर उसके आसपास चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है ना, जिसे हम लोग विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं, उसके बारे में, है ना। उसी से संबंधित बायो और सेवर्ट ने नियम लाया था, जिसके कारण यहाँ पे क्या हो जाता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। अब ये करंट है, इसमें करंट I फ्लो हो रहा है। I जब करंट फ्लो होगा तो यहाँ पे कोई हम अल्पांश लेते हैं, एक छोटा सा क्षेत्र लेते हैं, इसके अल्पांश लेने का कारण ये होता है कि पहले छोटे से एरिया को मालूम किया जाता है, छोटी लंबाई को, उसके बाद पूरे वायर के कारण हमको चुंबकीय क्षेत्र निकालना होता है कैपिटल B, ठीक, चुंबकीय क्षेत्र कैपिटल B निकालना होता है।
तो यहाँ पे इसी कारण dl लिया गया है। ये किसी दूरी पे रहेगा, मान लो r दूरी पर है, r दूरी पर है, और ये क्या करेगा, इसके साथ कोई एंगल बनाएगा, एंगल बनाता है मान लो थीटा, ये तो यहाँ पे तीनों जाता है। देखो I बता रहा है प्रवाहित होने वाली धारा को, और dl बता रहा है किसी अल्पांश को साइन थीटा, ये किसी एंगल को बता रहा है कितने एंगल पर है वो अल्पांश जो है, और उसके बाद r बताता है कि ये जो अल्पांश है कितनी दूरी पर है, बिंदु जो है जिस पर हमको चुंबकीय क्षेत्र पता करना है। इसी कारण यहाँ पे क्या लिया गया है, बायो और सेवर्ट ने dB मतलब एक छोटा सा चुंबकीय क्षेत्र, अब कैपिटल B लगा दिया मतलब पूरा, यहाँ पे क्या हो रहा है, इसी कारण स्मॉल b लिया गया है। और ये क्या होता है, dB बराबर μ0/4 आइडियल साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर होता है। और चुंबकीय क्षेत्र की जो इकाई होती है वो वेबर प्रति मीटर स्क्वायर या फिर टेस्ला लिया जाता है। ये देख रहे हो आप, टेस्ला लिया गया है। उसके बाद है नेक्स्ट, अब इसके बाद अनुप्रयोग है इसका, बायो सेवर्ट के नियम का अनुप्रयोग है आगे। ये देखो यहाँ पे अनंत लंबाई के सीधे धारावाही तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ठीक, एक हमारे पास क्या रहेगा, कोई अनंत लंबाई के सीधे धारावाही चालक तार रहेगा, चुंबकीय क्षेत्र हमको पता करना रहेगा, तो उसके लिए फार्मूला होता है, ये इसी तरीके से रहेगा, कोई अनंत लंबाई का सीधे धारावाही चालक तार, तो उसमें चुंबकीय क्षेत्र निकल के आता है, फार्मूला डिराइव होता है। फार्मूला क्या डिराइव होता है, B बराबर μ0/4 I साइन φ1 प्लस साइन φ2। जब आप इसको पढ़ लोगे तो और बेहतर तरीके से आपको समझ में आएगा डायग्राम देखते हुए। अभी हम लोग पूरा ओवरव्यू कर रहे हैं कि हमको क्या क्या देखना है। ऐसे रहेगा, है ना, कोई अनंत लंबाई का सीधे धारावाही चालक तार है, इसमें I करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, और यहाँ पे क्या करेंगे, एक और रहेगा, ठीक, एक किसी d दूरी पर रहेगा, यहाँ पे एक छोटा सा, है ना, तो उसी पे हमको पता करना रहेगा। तो ये सारी चीज़ें निकल के आता है। बहरहाल इसको हम देखेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, फिलहाल आगे बढ़ रहे हैं कि हमको क्या क्या फार्मूला देखना है। उसके बाद है यहाँ तो धारावाही वृत्ति कुंडली के कारण चुंबकीय क्षेत्र, धारावाही वृत्ति कुंडली के कारण चुंबकीय क्षेत्र ये होता है। अब क्या रहेगा, कुंडली रहेगा, जैसे यहाँ पे वायर था ना, ये सीधी वायर था, इसी को हम क्या कर देते हैं इस तरीके से, ऐसे ये बन गया जी कुंडली, कोयल बन गया, कोयल, यहाँ से करेंट, सॉरी मान लो यहाँ से करंट जा रहा है, किधर से भी आप करंट फ्लो करा, इधर से मान लो करंट जा रहा है, इधर से करंट आएगा, ठीक है, ये यही बन गया आपके पास कोयल, ठीक। तो कोयल पे एक करंट फ्लोइंग कोयल है, तो उसमें कितना चुंबकीय क्षेत्र होता है, कितना चुंबकीय क्षेत्र, तो ये होता है जी dB बराबर μ0/4 π2πNI, ठीक, और ये डिवाइडेड बाय R। तो क्या होता है, धारावाही कुंडली के कारण, कोयल के कारण dB इज इक्वल μ0/4 π2πNI डिवाइडेड बाय R, है ना। अब चुंबकीय क्षेत्र ले रहे हैं तो यहाँ पे यूनिट हमेशा क्या लेना है, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, और या फिर ले सकते हो टेस्ला, दोनों जो है यूनिट है, चुंबकीय क्षेत्र का यूनिट, ओके। अब नेक्स्ट फार्मूला देखते हैं, धारावाही वृत्ति कुंडली के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र, अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र, पहले क्या बोला था, कुंडली में ही चुंबकीय क्षेत्र, अब उसके अक्ष पर कोई रहेगा। मान लीजिए हमारे पास एक क्या है, ये एक धारावाही वृत्ति कुंडली है, तरीके से साइकिल का जो पहिया होता है ना, उसी तरीके से। अब हमको क्या करना है, इसके अक्ष पर मालूम करना है, इधर मालूम करना रहेगा अक्ष पर, तो ऐसे ऐसे जुड़ेगा सब, यहाँ पे लेंगे, यहाँ पे एक पॉइंट लिया जाएगा B पॉइंट, ऐसे दोनों पॉइंट पे लेकर के इसको पूरा फार्मूला डिराइव किया जाता है। पहले तो सबसे पहले भैया करंट फ्लो ही कराना, यहाँ पे डायरेक्शन दे देना I, करंट फ्लो होगा तभी तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, ठीक। तो ये वही उसी के लिए है। ये भी वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके फिजिक्स के में बुक में, ये ज़्यादातर पूछा ही जाता है। यहाँ पे 1 2 3 तीनों में से कोई ना कोई आता है ना। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है ये वाला जो है बायो सेवर्ट के नियम के अनुप्रयोग में। यहाँ पे तो क्या हो जा रहा है, चलो देखो, धारावाही वृत्ति कुंडली के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र, तो dB बराबर होता है μ0/4 π2πNA² I डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर होल पावर में है 3/2। तो ये ऐसी है, देख लो इसी से संबंधित है। ये देखो 2πN है, यहाँ पे आ गया n क्या बताता है, कुंडली में कितना हमने ऐसे फेरे
में रहते हैं। जैसे देखते हो ना कि पंखा वंखा रहता है, उसमें अंदर में देखोगे तो बहुत सारी तारें ऐसे ऐसे बंधा रहता है, ठीक है। छत्तीसगढ़ ही में बोलबे तक गुर मिटाए रथे कथे, मिटाए अब्बड़ कन तार का रथे ऐसे 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 गुर मुटाए रथे, है ना। तो वही हरे कि कतना कन गुर मिटाए हवे के भखाओं ले गुर मिटाए है ना, वो होता है। यानी उसे बोलते हैं फेरों की संख्या, एन बताता है फेरों की संख्या को। तो यहाँ एन फेरों की संख्या है, ए स्क्वायर दूरी रहेगा आई, ये तो यहाँ थोड़ा रिलेट कर सकते हो, 2 पाई एन आई है, यहाँ पे भी एन ए आ गया और आर की जगह में क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर में 3/2। ऐसे थोड़ा थोड़ा करके याद कर सकते हो एक दूसरे को, एक याद है तो दूसरा रिलेट करके याद कर लो। तीसरा बढ़ते हैं जी, आगे है फिर एम्पियर का परिपथी नियम। एम्पियर का परिपथी नियम, एम्पियर सर्क्यूटल लॉ, ठीक है। एम्पियर सर्क्यूटल लॉ, तो ये क्या बोलता है, ये किसी बंद पास के लिए बोल रहा है। किसी बंद पास का चुंबकीय क्षेत्र है ना में प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है, इस तरीके से। ये जो है एम्पियर, यहाँ पे जो इस तरीके से दिख रहा है ऐसे, तो ये रहेगा कोई बंद क्लोज्ड बॉडी रहेगा, ठीक है। क्लोज्ड बॉडी रहेगा, उसमें चुंबकीय क्षेत्र जो रहता है के लंबाई और चुंबकीय क्षेत्र और उसमें प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती है। ये बोलता है एम्पियर का नियम। तो एम्पियर का नियम क्या बोलता है, ई डी एल इज इक्वल म्यू नॉट आई। ये जो दिख रहा है ये एच जैसा, इसे बोलते हैं म्यू। और जिस तरीके से यहाँ पे आप लोगों ने पिछले इलेक्ट्रिक वाले में आप लोगों ने क्या देखा था, एप्सिलॉन देखा था। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद आता है एम्पियर के नियम का अनुप्रयोग, एम्पियर के परिपथी नियम का अनुप्रयोग। तो पहला अनुप्रयोग है फार्मूला नंबर 61। पहला अनुप्रयोग क्या बोलता है, धारावाही परिनालिका के कारण। अब परिनालिका क्या होता है, धारावाही परिनालिका के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। यहाँ पे परिनालिका मतलब वही, मान लो हमारे पास ना कोई खोखला एक कंडक्टर है, ठीक है। जैसे आप ले लो वो ले लो पाइप है, पाइप। अब पाइप में क्या कर देंगे, या ऐसे कि एक ए है तो इसमें क्या कर देंगे, इसको गोल गोल इसमें वायर जो है लपेट देते हैं, ठीक है। वायर लपेट देंगे, वही हमारे पास क्या हो जाता है, इस तरीके से ऐसे लपेट दिया हुआ, यही क्या होता है, परिनालिका होता है, ठीक है। तो परिनालिका में कितना चुंबकीय क्षेत्र निकलता है, यहाँ पे ऐसे ऐसे करके एक चुंबक की तरह कार्य करने लगता है, ठीक है। जैसे ये एक क्या है, कोई कंडक्टर है ना। अब ये क्या, इसमें क्या करेंगे, बहुत सारे वायर को गोल गोल गुरमेट देवो, है ना, ऐसे गुरमेट दें तन एक का बन गए, परिनालिका बन गए, हिल परिनालिका कथे। अब ये परिनालिका का करे लग जाही, एक चुंबक की तरह व्यवहार करने लग जाता है, ठीक है। चुंबक की तरह व्यवहार करने लग जाता है, इधर भी इसका वकी रेखाएं होगा, ठीक। ये जब आप डालोगे पूरा फार्मूला डिराइव करोगे, इस तरीके से देखोगे, इसका डायग्राम आपको देखने को मिलेगा। तो फाइनली इसमें डिराइव होता है B बराबर म्यू नॉट एन आई। क्या होता है, B बराबर म्यू नॉट एन आई। ये आता है एम्पियर के परिपथी नियम में फार्मूला। नेक्स्ट है धारावाही टोरॉइड के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। टोरॉइड, अब टोरॉइड क्या होता है, ठेठरी रोटी देखे हो, ठेठरी रोटी कैसे रहते, ऐसे ठेठरी रोटी है ना, वो इसने चलते थे टोरॉइड, ठीक है। या आप क्या कर देते हो, ये जो हमारे पास परिनालिका है, परिनालिका समझ गए होगे, इसी परिनालिका को ऐसे गोल कर देंगे, ठीक। इसी परिनालिका को ऐसे गोल कर दिया जाएगा, है ना। तो उसी को बोल देते हैं टोरॉइड। और इसमें क्या है भाई, वायर तो लपेटा गया है, परिनालिका में वायर लपेटे थे ना, यहाँ पे भी वायर वही लिपटा हुआ है ना। वो जैसे रहता है ट्यूब या टायर वायर रहता है, ट्यूब है मान लो, में क्या कर देंगे, बहुत सारे वायर लपेट देंगे, ठीक, वो टोरॉइड बन गया। लेकिन याद रखना, ट्यूब ले रहे हैं वो क्या है भाई, रबर का बना हुआ है, तो चालक है। हम क्या बनाएंगे, उसकी जगह में लेंगे कोई कंडक्टर, ठीक, कोई मेटल का रहेगा। ये टोरॉइड समझ गए होगे। तो टोरॉइड ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है,
टोरॉइड में 3 तरीके से चुंबकीय क्षेत्र मालूम किया जाता है। मान लेते हैं कि ये हमारे पास टोरॉइड है, ये टोरॉइड है मान लो ऐसे। अब इस टोरॉइड में 3 तरीके से चुंबकीय क्षेत्र पता किया जाता है। कैसे 3 तरीके से? एक रहेगा यहाँ अंदर में, ठीक है, अब एक रहेगा इस वाले अंदर में, तो सर्कुलर पाथ है उसके अंदर में, ठीक, एक यहाँ अंदर में, उसके बाद ये सर्कुलर पाथ वाला अंदर में, ठीक, जो खोखला जगह है ना, इस जगह पे खोखला जगह है, इस पे रहेगा पॉइंट, उसके बाद बाहर में। तो 3 पॉइंट पे, जिस तरीके से हमने गॉस के नियम में स्फेरिकल था ना, स्फेरिकल था, उसमें 3 तरीके से हम लोगों ने क्या करे थे, चुंबकीय क्षेत्र की गणना करे थे। उसी प्रकार से यहाँ टोरॉइड में भी 3 जगहों पे चुंबकीय क्षेत्र की गणना करना है, अलग अलग पॉइंट में। जब पॉइंट बाहर रहेगा, जब पॉइंट जो है वो टोरॉइड के अंदर रहेगा इसमें, उसके बाद इस खुले वाले जगह में रहेगा। 3 जगहों पर टोरॉइड के कारण चुंबकीय क्षेत्र निकाला जाता है। तो यहाँ पे है उन तीनों में से पहला, टोरॉइड के अंदर खुले क्षेत्र में किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र। टोरॉइड के अंदर ये खुला क्षेत्र है, टोरॉइड के अंदर खुला क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, तो तीव्रता आता है 0, dV बराबर 0 निकल के आता है। फार्मूला करोगे वहाँ पे आपको ये फाइनली प्राप्त होगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे रहेगा, नेक्स्ट टोरॉइड के अंदर स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र। ये बनाए थे ना, बार बार बनाना डायग्राम थोड़ा। यहाँ पे इस जगह पे चुंबकीय क्षेत्र देखते हैं, ये दूसरा, ठीक, तो उसके लिए क्या निकल के आता है, B बराबर μ0 Ni डिवाइडेड बाय 2πr, ये फार्मूला है। या फिर ये भी फार्मूला आता है B बराबर μ0 Ni। B बराबर μ0 Ni कहाँ पे पढ़े थे, एम्पियर के परिपथी नियम, वैसे ही आता है, यहाँ पे पढ़े थे, ये वाला है ना। उसके बाद ये थर्ड लास्ट है इसी में एम्पियर के परिपथी नियम का। यहाँ पे बाहर में देखते हैं, ठीक है, टोरॉइड के बाहर में, ये जो ये यहाँ पे ये बाहर में, ठीक, इस तरीके से टोरॉइड के बाहर में चुंबकीय क्षेत्र कितना आता है, ये भी जुड़ रहता है। तो जब टोरॉइड के खुले वाले अंदर वाले भाग में क्या रहेगा, 0 रहेगा, उस पर बाहर में भी 0 रहेगा, तो आएगा तो किस में आएगा, मिडिल वाले पोर्शन में आएगा, जिसमें ये निकल के आता है आसान सा, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं फार्मूला नंबर 63 है ना, 63वां फार्मूला। चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर बल। मान लो हमारे पास कोई चुंबकीय क्षेत्र है, इसमें कोई कण गति कर रहा है, तो उस पर भाई कोई कण गति कर रहा है, आवेशित कण होगा तो उसमें तो फोर्स लगेगा ही। कितनी मात्रा में फोर्स लगता है, ठीक है, ये इतनी मात्रा में, F इज इक्वल टू QB साइन थीटा, ठीक, F बराबर QB साइन थीटा, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है, और इसको बोलते हैं लॉरेंज बल। जो चुंबकीय क्षेत्र रहता है उसमें कोई आवेशित कण रहता है, उसमें कोई कण रहेगा, उसके ऊपर फोर्स लगेगा, उसी फोर्स को बोलते हैं लॉरेंज बल, ठीक है। तो लॉरेंज बल क्या क्या होता है, QB साइन थीटा, जहाँ पे Q जो है वो आवेशित कण है, और V जो है उसका वेलोसिटी है, कितना चुंबकीय क्षेत्र काम कर रहा है वो है, और थीटा जो है कितने एंगल पे वो आवेशित कण डिपेंड कर रहा है, वो पे डिपेंड करता है। ये आपके पास होता है फार्मूला लॉरेंज बल के लिए। नेक्स्ट देखते हैं लॉरेंज बल द्वारा किया गया कार्य। लॉरेंज बल द्वारा किया गया कार्य तो क्या होता है, R बराबर mv अपॉन QB या फिर R बराबर P अपॉन QB, ये दोनों फार्मूला आपको याद रखना है। लॉरेंज बल द्वारा किया गया कार्य, ठीक। अब इसमें बहुत सारे लॉरेंज बल द्वारा किया गया कार्य, जब फार्मूला निकालोगे तो बहुत सारे इसमें फार्मूलाज निकलेंगे, ठीक। तो एक होता है कि वो जो सर्कुलर ऐसे रहेगा, ठीक है, यहाँ पे क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र ऐसे, इस चुंबकीय क्षेत्र में कोई आवेशित कण को अगर हम फेंक देते हैं, यहाँ पे कोई आवेशित कण को फेंक दिए, वो कितना रेडियस से ऐसे घूमेगा, राउंड लगाता है वो, ठीक है, कितना रेडियस से वो घूमेगा के लिए है, ये कितना त्रिज्या लेते हुए, इसी कारण यहाँ पे R लिया गया है। जो चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण राउंड लगाता है तो कितनी वृत्ति पथ लेते हुए, कितना त्रिज्या लेते हुए वो राउंड लगा रहा है, घूम रहा है, तो वही है ये R बराबर mv अपॉन QB, या mv जानते हो mv संवेग है ना, द्रव्यमान गुना वेग ये। अब उसके बाद ये कण अगर वृत्ति पथ में गति कर रहा है तो उसका आवर्तकाल क्या है, ठीक है, यानी कि वो एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है, ठीक। तो ये T 2πm डिवाइडेड बाई QB,
ये हो गया आवर्तकाल। के बाद आवृत्ति, तो 1 सेकेंड, अब ये कण जो है यहाँ पे राउंड लगा रहा है, तो 1 सेकेंड में कितना बार राउंड लगा लेगा, वो उसकी आवृत्ति कहलाती है। आवृत्ति क्या होती है कि कोई भी कण जो है, कोई भी पार्टिकल जो है किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में 1 सेकेंड में जितना बार राउंड लगा लेगा, जितना बार चक्कर लगा लेगा, वो उसका क्या कहलाता है, आवृत्ति कहलाता है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी, तो यहाँ पे वो जो पॉइंट चार्ज था कि फ्रीक्वेंसी क्या होगी, तो ये होता है, फ्रीक्वेंसी को हम लोग डिनोट करते हैं न्यू से, ये भी जैसा दिख रहा है वो न्यू है, न्यू बराबर क्यू बी डिवाइडेड बाय 2πm। तो ये फार्मूला आपको याद रखना है ना। तो लॉरेंज बल्ब के लिए 3 फार्मूला है, एक त्रिज्यी पथ के लिए, एक उसका पीरियोडिक टाइम के लिए, एक होता है फ्रीक्वेंसी के लिए। ठीक, यहाँ पे लिखा हुआ। नेक्स्ट बढ़ते हैं फार्मूला नंबर 65। चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर बल, ठीक, कोई भी चालक है उस पर कितना फोर्स लगेगा के लिए है जी फार्मूला ए बराबर IL/B sin थीटा। ठीक, ये बिल्कुल कैसे है, ये बिल्कुल जो है वो लॉरेंज बल्ब के फार्मूला के जैसा ही है। ठीक, चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर बल ए बराबर IL/B sin थीटा, दोनों, ये QVB sin थीटा है, वो IL/B sin थीटा है, ये दे QVB sin, ये है IL। नेक्स्ट है साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन एक महत्वपूर्ण एक टॉपिक है। साइक्लोट्रॉन में चार्ज को आवेशित किया जाता है। ठीक, अब चार्ज को आवेशित क्यों करते हैं, क्यों, इसका यूज़ ये है, चार्ज को आवेशित इसी कारण करते हैं, यूरेनियम रहता है उसे बमबारी करना है, यूरेनियम से क्या लिया जाता है, एनर्जी लिया जाता है। भैया एनर्जी लेंगे, है ना, बहुत मात्रा में करंट चाहिए, करंट चाहिए, तो यूरेनियम को क्या किया जाता है, यूरेनियम को बमबारी किया जाता है। तो यूरेनियम के बमबारी करने के लिए एक बहुत मात्रा में एनर्जी फुल पार्टिकल जो है उस पर डाला जाता है यूरेनियम में, तब जाके वो क्या होती है, बमबारी होती है उसकी, वो लगातार फूटता है ना, बहुत सारे एटम्स में बदलते हैं, इसी कारण हमको ये साइक्लोट्रॉन की ज़रूरत पड़ती है। ठीक, तो अब वो साइक्लोट्रॉन में जो कण मूवमेंट करेगा, कण मूव करेगा, तो उसके लिए कितना त्रिज्या पथ होना चाहिए, क्या उसका रेडियस होना चाहिए, तो R बराबर mv डिवाइडेड बाय QB, ये फार्मूला है। सेम ये है आपका लॉरेंज बल्ब द्वारा किया गया कार्य, इन्हीं फार्मूलाज को आपको याद रखना है। और यहाँ पे R बराबर mv अपॉन QB यहाँ पे लिख, उसके बाद समय के लिए अर्धवृत्ति पथ जब वो तय करेगा तो उसमें कितना समय लगेगा, अर्धवृत्ति पथ, है ना, ये गलती से लिखा गया, अर्धवृत्ति पथ जब ये गति करेगा यानी कि ये टाइम कितना लगेगा, टाइम यही आवर्तकाल, ये हो जाएगा T के लिए, अर्धवृत्ति पथ, है ना, यहाँ पे 2T लिखाना चाहिए, ये 2T इज इक्वल होता है अर्धवृत्ति, सॉरी हाफ, एक बारी T रहेगा, अगर 2T लिखा गया तो फिर वो पूरा एक चक्कर लगाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा T बराबर T, समय कितना लगाएगा, वो एक चक्कर लगाने में कितना समय लेगा, वही होता है आपके पास अर्धवृत्ति पथ में कण के लिए लगा समय। ठीक, तो ये 2 फार्मूला है, आपको साइक्लोट्रॉन में फार्मूला 4 ठने फार्मूला याद रखना है जब साइक्लोट्रॉन पढ़ोगे, 1-2 ठने हो गया, ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे आप अभी लॉरेंज बल्ब के लिए पढ़ रहे थे। अब उसके बाद सर ये 2 बार लिखा गया है, अच्छा ठीक है, ये वाले ठीक है, समय कितना लगेगा। नेक्स्ट है आपके पास अगला है कण का आवर्तकाल। कण का आवर्तकाल क्या होगा, तो कण का आवर्तकाल होता है T बराबर 2T इज इक्वल 2qm अपॉन QB, ये इसको याद रखना है। नेक्स्ट है आपके पास फ्रीक्वेंसी के लिए, जो आपके पास साइक्लोट्रॉन होगा उस साइक्लोट्रॉन में कण की आवृत्ति कितनी होगी, तो न्यू बराबर 1/T इज इक्वल QB अपॉन 2πm, ये जस्ट उसका उल्टा है, आवर्तकाल का उल्टा होता है, टाइम पीरियड का जस्ट उल्टा होता है ये। उसके बाद लास्ट है साइक्लोट्रॉन में लास्ट फार्मूला मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, यानी कि वो जो पार्टिकल है वो कितना गतिज ऊर्जा लेता है अंत में, है ना। हमारे पास साइक्लोट्रॉन होगा, उस साइक्लोट्रॉन में क्या करेगा, वो जो कण है गति करेगा, ये साइक्लोट्रॉन है, ठीक है। साइक्लोट्रॉन में 2 ड्रम्स रहेंगे, उसमें वो जब
क्या करेगा, गति करेगा, ऐसे गति कर रहा होगा साइक्लोट्रॉन में पार्टिकल जो है। तो कितनी मात्रा में अधिकतम, एक समय आएगा जब वो क्या होगा, मैक्सिमम ऊर्जा हो गया होगा उसके पास, ठीक है। उसी ऊर्जा का यूरेनियम को बमबारी करने के लिए लगाया जाता है। तो ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है जब कोई पार्टिकल जो है अधिकतम त्रिज्यीय पद ग्रहण कर लिया होता है। तो यह होता है काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी Q स्क्वायर V स्क्वायर R स्क्वायर, आर मैक्स है ना, मैक्सिमम त्रिज्यीय पद डिवाइडेड बाय 2m। तो इस तरीके से आप क्या करते हो, साइक्लोट्रॉन को पढ़ते हो। 5 फार्मूलाज आपको याद रखना है साइक्लोट्रॉन में। नेक्स्ट, उसके बाद निलंबित कुंडली धारामापी। निलंबित कुंडली धारामापी में आपको याद रखना है I इज़ प्रोपोर्शनल टू थीटा, ठीक। ये डायग्राम पढ़ेंगे तो अच्छे से देखेंगे इसको। नेक्स्ट है चुंबकीय क्षेत्र में धारा पर बल आघूर्ण, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर बल आघूर्ण है। धारावाही लूप पर मैग्नेटिक फील्ड कितना काम करेगा, तो उसके लिए फार्मूला होता है ये टाउ बराबर NIAP साइन थीटा। तो ये याद रखना है आपको। नेक्स्ट है धारामापी की सुग्राहिता, सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर। तो ये होता है S इज इक्वल टू थीटा अपॉन I इज इक्वल NIB डिवाइडेड बाय C। नेक्स्ट, उसके बाद आता है संट का सिद्धांत। जो संट नामक वैज्ञानिक थे, तो S इज इक्वल क्या होता है, S इज इक्वल G अपॉन N-1, ये याद रखना है। उसके बाद धारामापी का गैल्वेनोमीटर में रूपांतरण, वहाँ पे भी आपको ये फार्मूला याद रखना है, S बराबर IG अपॉन I माइनस IG इंटू जी, जहाँ पे IG बताता है कि जो गैल्वेनोमीटर रहेगा, गैल्वेनोमीटर के परिपथ में कितना धारा फ्लो हो रहा है, करंट ऑफ गैल्वेनोमीटर। के बाद I जो है शुरू में करंट फ्लो करेंगे वो वाला है, तो ये है। उसके बाद धारामापी का वोल्ट मीटर में रूपांतरण, तो R बराबर V अपॉन IG माइनस जी, ये वाला है। नेक्स्ट और भी फार्मूलाज है। इसके बाद है आपका ये चुंबकीय चैप्टर स्टार्ट होता है। इस चुंबकीय चैप्टर में वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट आपको याद रखना है। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट M बराबर होता है M बराबर M2L। जिस तरीके से क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है, उसी प्रकार से चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण भी होता है। कोई चुंबक रहेगा हमारे पास, मान लो ऐसे धन चुंबक है, इसमें NS 2 पोल्स होते हैं। इसके बीच, दोनों के बीच की दूरी हम लेते हैं यहाँ पे 2L, ठीक। नॉर्थ पोल और साउथ पोल दोनों के बीच की दूरी लिया जाता है 2L, ये वही दूरी है 2L। और M बताता है कि कितना, हर एक पोल पे कितना चुंबकीय काम कर रहा है ना। तो M1 M2 जैसे लेते हैं, M1 M2, तो यहाँ पे इन दोनों में से एक ठनक ले लेते हैं M। तो ये बिल्कुल वैसी है जैसे हम लोगों ने क्या पढ़े, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पढ़े। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण में हम लोगों ने लिया था ये इसको प्रेजेंट करे थे कैपिटल P, यहाँ पे आवेश था उसे क्यूब से प्रेजेंट करे थे स्मॉल क्यू, यहाँ पे भी 2L आया था, ठीक। तो अब जल गया मैग्नेटिक में देख रहे हैं कैपिटल M और स्मॉल m। उसके बाद है कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग का नियम। मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड में आप लोगों ने क्या पढ़े थे, कूलाम का वर्ग का नियम पढ़े थे, कूलाम का नियम पढ़े थे। कूलाम के नियम पे आप लोगों ने क्या देखे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। उसी प्रकार से यहाँ पे उसका व्युत्क्रम वर्ग का नियम है, ये बिल्कुल कॉपी है एक दूसरे का। यहाँ पे हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, उस जगह पे हम लोगों ने 4 पाई म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट ये स्थिरांक के रूप में। अब म्यू नॉट अपॉन 4 पाई M1 M2 डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर बता रहा है कि दोनों के बीच की दूरी कितनी है, दो पोल्स के बीच की दूरी। उसके बाद है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जिस तरीके से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़े थे, उसी तरीके से यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक को प्रेजेंट किया जाता है B से, तो यहाँ पे हो जाएगा B बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई M अपॉन डी स्क्वायर। B बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई M अपॉन डी स्क्वायर, ये होता है। नेक्स्ट 76,
76 फार्मूला चुंबकीय द्विध्रुव के रूप में धारा लूप, करंट लूप एज मैग्नेटिक डाइपोल। तो यहाँ पे आपको फार्मूला, जैसे हमारे पास इसमें करंट लूप बोला है तो यहाँ पे क्या रहेगा, लूप रहेगा। ठीक, लूप मतलब कि वही कुंडली, ठीक है, कोयल रहेगा, जिसमें हम लोगों को क्या देखना है, एम एन आई ए। नेक्स्ट फार्मूला 77, अक्षीय स्थिति में तीव्रता। जिस तरीके से विद्युत क्षेत्र में तीव्रता देखे थे, उसी प्रकार से एक्सिशियल कंडीशन में भी हमको इंटेंसिटी देखना है। तो ये होता है μ0/4π2m/d³ वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। निरक्षीय स्थिति में आ जाएगा μ0/4πm/d³ वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट है 79 का फार्मूला है टाउ बराबर mb sin थीटा होता है। ठीक, वैद्युत द्विध्रुव का चुंबकीय धन चुंबक पे बल आघूर्ण के लिए बल आघूर्ण रहेगा। ठीक, एक समान कोई चुंबकीय क्षेत्र रहेगा, उस चुंबकीय क्षेत्र में दंड चुंबक को रखा जाएगा। तो दंड चुंबक को रोटेट कराने में कितना बल आघूर्ण लगेगा, कितना कार्य करना पड़ेगा, तो ये है mb 1 - cos थीटा। यह नेक्स्ट फार्मूला धारावाही परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र। ठीक, तो ये होता है b बराबर μ0/4π2m। ये बिल्कुल वैसी है जैसे आपने अक्षीय स्थिति में पढ़ा, d³। यहाँ पे स्क्वायर रहता है, यहाँ पे क्यूब होता है। तो ये है, बाकी और भी फार्मूलाज जो है उसको हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। थैंक्स टू ऑल, जय हिंद।